जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। आपसे पूछा है कि एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 3। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? तो बजट सत्र होता है आपका, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई माह के बीच में होता है। मानसून सत्र जो होता है जुलाई अगस्त के बीच में होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर के बीच में होता है। लोकसभा का बात करें तो लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। लोकसभा सदन का निम्न सदन होता है। यह भी ध्यान रखिए कि लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन या निचला सदन इसको बोलते हैं, और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वह 500 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। आपसे पूछा है कि रेड क्लिप रेखा जो है किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। चलिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेड क्लिप रेखा अभी हम लोग पढ़े हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। तो मैकमोहन रेखा या भी एग्जाम में पूछ लेता है, पूछता है आपसे भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो या जो कहलाती है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन मैकमोहन रेखा जो हो जाएगा भारत और चीन के बीच। डूरंड रेखा की बात करें तो डूरंड रेखा जो है यह आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, डूरंड रेखा। और ओडरनीस रेखा यह भी इंपॉर्टेंट है, तो यह आपका जो हो जाता है वह जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। आपसे पूछा कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अंश है। चलिए प्रमुख अनुसंधान संस्थान बताते हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहा है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का है, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है आपका देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में है, या भी नई दिल्ली में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है, तो भारतीय खगोल संस्थान जो आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वह कटक में है। ये सभी जो है एक रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए किसी न किसी सेटों में है, तो यह चीज ध्यान रखिएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का है, तो यह आपका राजमंड्री में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वह आपका शिमला में है। और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान का है, तो केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान जो है वह आपका बेंगलुरु में है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा जो बताता हूं पॉइंट बताता हूं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने, तो 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सार का विस्तृत रूप क्या है। आपसे पूछा कि सार का फुल फॉर्म क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सार का फुल फॉर्म हम लोग सभी लोग जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो यह जो लिखा है यह ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार का फुल फॉर्म जो है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। चलिए इस प्रश्न को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो साउथ का फुल फॉर्म अभी हम लोग पढ़े हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रीय सहयोग दक्षिण एशियाई संघ। स्थापना कब हुआ था इसका, तो स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। हेडक्वार्टर कहां है, तो हेडक्वार्टर जो इसका काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। उद्देश्य क्या था इस गठन के पीछे, तो इसके पीछे जो उद्देश्य था वो था दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना। वर्तमान में सदस्य देश या इंपॉर्टेंट है, तो वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो है मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये इसके सदस्य देश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आपसे पूछा कि इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले, चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सरोजनी नायडू की बात, तो सरोजनी नायडू ने गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू ने किया था। सरोजनी नायडू गांधी जी के साथ MS राजपुताना नामक जहाज से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुंची थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाने जाते हैं, बताइए। आपसे पूछा कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेल्डस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्डस नाम से जाने जाते हैं। विश्व के प्रसिद्ध घास के मैदानों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो डाउन्स कहा जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या क्या कहते हैं, तो ब्राजील के घास के मैदान को कंपास कहते हैं। गुयाना के घास के मैदान को क्या कहते हैं, गुयाना के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो एग्जाम में पूछता है अफ्रीका का, तो अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को पेरी बोलते हैं और यूरेशिया के घास के मैदान को स्टेपी बोलते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है। आपसे पूछा है कि भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास है। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए। आपसे पूछा कि उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी थी, बताइए या किसकी पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो पुस्तक है वह सौरभ गांगुली ने लिखी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सौरभ गांगुली। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा का क्या नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग की जो आत्मकथा का नाम है वो है पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। नो स्पिन किसकी पुस्तक है, तो नो स्पिन जो पुस्तक है वह आपका हो जाता है सेनवान की आत्मकथा या सेनवान की आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड जो है या BBS लक्ष्मण द्वारा लिखी गई, या सब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोट को कब अमान्य घोषित किया गया था। आपसे पूछा कि भारत में 500 और 1000 के नोट को कब अमान्य घोषित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोटों को वर्ष 2016 में अमान्य घोषित किया गया था। 8 नवंबर 2016 के मध्यरात्रि से भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोटों को बंद कर दिया गया। 500 का नोट जो है पहली बार 1987 में जारी किया गया था। रुपए 1000 का नोट पहली बार 1954 में जारी किया गया था। सबसे पहले जनवरी 1978 में 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2000 में दूसरी बार 1000 रुपए का नोट जारी किए गए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्लैक पैगोडा नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है। आपसे पूछा कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कोणार्क मंदिर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा टेम्पल के नाम से जानते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर को जाना जाता है। खजुराहो मंदिर क्या है? खजुराहो मंदिर जो किस राज्य में स्थित है, चलिए प्रमुख मंदिर जान लेते हैं। तो खजुराहो ब्लैक पैगोडा टेम्पल है कहां, तो ये उड़ीसा में, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित? दिलवाड़ा मंदिर जो स्थित है वह राजस्थान में स्थित है। कंदारिया महादेव मंदिर कहां है, किस राज्य में स्थित है? कंदारिया महादेव मंदिर जो है आपका वह मध्य प्रदेश में स्थित है। सबरीमाला सी अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित? सबरीमाला मंदिर जो है, जो भगवान अयप्पा को समर्पित है, यह जो मंदिर है केरल में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक किसने लिखी गई है। आपसे पूछा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा लिखी गई थी। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। लुई पास्चर की बात करें जो विकल्प में दिया है, तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पॉस्चराइजेशन की खोज की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आपसे पूछा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी यह प्रश्न हम लोग कल भी पढ़े हैं, तो बताइए आप क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राममोहन राय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एवं संवाद का ओधी राजा राममोहन राय की प्रमुख रचना है। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। किसने? तो अकबर द्वितीय ने उन्हें प्रदान की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 20 अगस्त 1928 को की गई थी। 1829 में सती प्रथा को वैदिक की सहायता से प्रतिबंधित करवाना राजा राममोहन राय की एक और उपलब्धि थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। आपसे पूछा है कि 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए किशन लाल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान किशन लाल थे। सरदार सिंह भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं, उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया। हॉकी की सर्वोच्च संस्था की बात करें तो हॉकी की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी है। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महानतम खिलाड़ी हैं। हॉकी का पहला विश्व कप जो 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी। आपसे पूछा कि वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी दीपा कर्माकर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर थी। जिम्नास्टिक को आधिकारिक तौर पर 1862 में एक खेल के रूप में स्थापित किया गया। 1896 के ओलंपिक में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। साक्षी मलिक एक भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा है कि वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी खान
खान अब्दुल गफ्फार खान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खां थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी को 1887 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1990 में नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी नागरिक थे। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की बात की तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1954 में जिन तीन व्यक्तियों को मिला है उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। अभी परसों हम लोग रिवीजन भी किए थे। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनयान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गगनयान। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। कौन सा? मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। गगनयान को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल्स था वो था GSLV MK थर्ड लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया था। मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान द्वितीय जो है भारत का मंगलयान के बाद मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान 2 जो है 2024 में भेजा गया। चंद्रयान 2 को इसरो द्वारा GSLV, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 2 को इसरो द्वारा GSLV 3 प्रक्षेपण यान द्वारा 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इस यान में एक रोवर और एक लैंडर भी शामिल था। भारत सूर्य से संबंधित परीक्षण के लिए आदित्य 1 मिशन भेजने की योजना बना रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सागरमाथा किसका नाम है? तो माउंट एवरेस्ट का जो नेपाल में नाम है वो है सागरमाथा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम क्या है? तो तिब्बती नाम जो है चोमोलुंग है जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नॉर्गे जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है, या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। आपसे पूछा है किस संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन राजीव गांधी सरकार के दौरान किया गया था जिससे युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है कितने प्रकार के हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 प्रकार के हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 6 प्रकार के। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं, प्रश्न को इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या जो है 6 प्रकार की है। भारतीय संविधान में शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और अब 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन से 6 मौलिक अधिकार? तो समता अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 इससे संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 इससे संबंधित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 है, यह इंपॉर्टेंट है।
तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। आपसे पूछा कि रेड क्लिप रेखा जो है किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई सुझाव या कोई जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आप लोग का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।